आज यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 7 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टेस्ट नंबर 7। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। और जो टेस्ट नंबर 6 है वो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे कर चुका हूँ। इसको भी टेस्ट 7 को भी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरे कर दूंगा। 50 क्वेश्चन यहाँ और 50 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में करा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मैं कराऊंगा विजन है इसका जो अगला टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 5, तो वहाँ से मैं वो करा दूंगा। और जो आंसर राइटिंग चल रहा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पर है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 7 का। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मानव आहार में ऊर्जा का अधिकतम केंद्रीय स्रोत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो कौन होता है आपसे यहाँ पर ये पूछा है। तो देखो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके, कौन कौन से स्टेटमेंट दिए। पहला दिया विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। राइट, किसमें आपको यहाँ पर बताने रहेंगे कौन सा है। यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इसका रहेगा वसा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, वसा रहेगा, क्योंकि वसा शरीर की ऊर्जा का सबसे केंद्रित स्रोत है जो कार्बोहाइड्रेट अथवा प्रोटीन की तुलना में दोगुनी से अधिक जो संभावित ऊर्जा है वो हमको प्रदान करता है। कितना, प्रति ग्राम पर 9 कैलोरी, जो प्रति ग्राम कैलोरी के हिसाब से। राइट, तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिभाषी पदार्थों के साथ संपर्क करने के बाद प्रकाश के व्यवहार का सटीक वर्णन करता है। ठीक है, प्रकाश के जो व्यवहार है उसका सटीक वर्णन करता है। तो क्या होगा इसका, तो यहां से इसका करेक्ट आंसर सेकंड का हो जाएगा। सेकंड का आंसर डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो प्रकाश का आंशिक रूप है उससे पदार्थ के माध्यम से जो प्रसारित होता है। ठीक है, जिससे क्या है धुंधला अथवा विस्तृत यहाँ पर दिखाई देता है। राइट, जैसे प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या है, जो आपका प्रभासी पदार्थ है वो एक अद्वितीय व्यवहार की तरह यहाँ पर प्रदर्शित करता है। राइट, ऐसा होगा। पारदर्शी पदार्थों में विपरीत प्रकाश को क्या है न्यूनतम प्रकीर्णन के साथ क्या है इसमें साथ गुजरने की जो अनुमति है उसको देते हैं, तथा अपारदर्शी में जो पदार्थ है उसको प्रकाश को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देते हैं। राइट, तो यही इसमें डिफरेंस रहता है। जो आपका प्रभासी पदार्थ है वो प्रकाश को कुछ हद तक क्या प्रवेश करने की अनुमति देता है। राइट, तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों पर विचार करना है। थ्रेसिंग, निष्पावन, ठीक है, वाष्पन और निस्पंदन या निस्यंदन, चालन। ठीक है, तो इनमें बोला कि इनमें से जो पृथक्करण की विधि है उस पर आपको विचार करना है कि इनमें से ठोस द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयुक्त में से कितनी विधि प्रयोग यहाँ पर की जा सकती है, कितनी विधि प्रयोग में यहाँ पर लाई जा सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप ला सकते हो जैसे कि निष्पावन है। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर क्या है अनाज जो होता है अथवा अनाज जो भूसी है उसको अलग करने के लिए यूज कर सकते हो। किसको, निष्पावन को। ठीक है, तो आपका सेकंड का उठ जाए। थ्रेसिंग जो होता है ये भी क्या है एक ऐसी विधि जिसका उपयोग हम सामान कटाई पौधों के बाद उसमें डंठल भूसी अनाज को अलग करते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाष्पन है। वाष्पन इस विधि में मिश्रण को गर्म किया जाता है जिससे क्या तरल घटक वाष्पित हो जाता है और ठोस घटक शेष यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है एक तरह से अलग करता है। उसके बाद निस्यंदन जो होता है, निस्यंदन क्या है, ये होता है इसका उपयोग तब किया जाता है जब तरल लंबित जो ठोस है उन कणों का मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ देखो ठोस कण जो कण है इनकी बात कर रही थी वाष्पन में और निस्यंदन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आएगा चालन। चालन क्या है, इसका उपयोग ठोस के भारी कण, जो देखो तीनों ठोस और ये सब जो कण है उनकी बात की जा रही है इन तीनों में। ठीक है, आपके यहाँ से क्या होगा, जो चालन है इसमें ठोस कणों के जो ठोस कण है उसमें पृथक करने में तथा विभिन्न प्रकार के जो ठोस कण है इसको मिश्रण में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से 3 आंसर करेक्ट होंगे, एक तो वाष्पन वाला, ठीक है, और आपका थ्रेसिंग और निष्पावन, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट होंगे। 1, 2, 3 ये निस्यंदन और चालन आपका यहाँ से नहीं होगा, तो हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या परिवर्तित कर देता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, यह रासायनिक ऊर्जा पौधे के लिए क्या ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसकी वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होती है। दूसरा है, इसकी दर परावैंगनी जो प्रकाश है उसकी अधिकतम तथा लाल प्रकाश में न्यूनतम होती है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो दृश्य है ये जो वर्णक्रम है नीले एवं लाल भागों में प्रकाश ऊर्जा का सबसे प्रभाव ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि पौधे के जो व्यापक
जो आपके वर्णक्रम होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बैगनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कम प्रभावी होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है बैगनी क्या अधिकतम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड है पणरहित प्रकाशग्राही अणु हैं जो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? जो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। तो आपका ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट है इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट वो भी आपका क्या करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण है, जो जल के दौरान जो ऑक्सीकरण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो आपका चौथा भी करेक्ट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत था, ठीक है। तो 1, 3, 4 आपके 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे का सी। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है यहाँ से पादप अकारिकी के जो संदर्भ में झाड़ियां हैं उसका और उसके जो शाख हैं उसके मध्य अंतर के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, आपसे ये पूछा है, राइट। तो देखते हैं इसको। जो पादप अकारिकी की जो संदर्भ झाड़ियां हैं उसके लिए कैसे करेंगे इनको, तो देखो पुष्पों की लंबाई से, विशेषता का उपयोग कैसे कहते हैं, पुष्पों की लंबाई से। जैसे कि झाड़ियां हैं ऐसे पौधे होते हैं जिनका आकार से जो तने हैं अथवा जो शाखाएं निकलती हैं उनकी ऊंचाई जो है 1 मीटर से अधिक होती है। शाख की तुलना में झाड़ियां अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। देखते भी होंगे झाड़ियां काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो क्या है इनमें इनकी विशेषता होती है जो क्या है लंबाई, जैसे काफ़ी लंबाई है ना। झाड़ियों में एक सुविकसित तने की संरचना होती है जो सर्दियों और के महीनों के दौरान क्या है बची हुई झाड़ियों के उदाहरण जैसे कि गुलाब, बकाइन, गुड़हल, ये सब पौधे इसमें शामिल हो जाते हैं। शाख क्या होता है, दूसरे शाख की ऊंचाई दृष्टि से छोटे पौधे होते हैं। इनमें झाड़ियों की तरह तने संरचना का अभाव यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ये सब नहीं होते हैं। यही इसकी विशेषता है कि आप पौधों की लंबाई देखकर ये बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक दिया है जैविक अनुकूलन एक विकासवादी प्रक्रिया। जो जैविक अनुकूलन एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जनसंख्या के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल होते जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 6 का है पहले पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। दूसरा कथन है अनुकूलन अल्प समय में नहीं होता है क्योंकि किसी क्षेत्र के अजैविक कारक बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से किसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही बता रहा है, राइट। तो देखते हैं इसको। देखो पहला कथन जो है ये कथन आपका सही है क्योंकि जैविक अनुकूलन एक विकासवादी प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो बात बता रहा है एकदम सही है। सेकंड बात अनुकूलन अल्प समय तक नहीं होता है, ये भी बात सही है। जो अनुकूलन है वो अल्प समय तक नहीं होता क्योंकि किसी क्षेत्र के अजैविक कारक बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं, ये बात भी एकदम सही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो जैविक अनुकूलन एक विकासवादी प्रक्रिया है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ना कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अनुकूलन होते कम होते हैं या कितना नहीं होते, उससे मतलब नहीं था। यहाँ आपसे जैविक अनुकूलन क्या है उसकी डिफिनेशन पूछ रहा था वो, ठीक है। यहाँ पे अल्प समय में नहीं होता, ये शायद यहाँ पर नहीं पूछा था। तो सेकंड हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। बात तो सही है, दोनों कथन दोनों सही बोल रहे हैं लेकिन इसकी व्याख्या ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बाद में बताना चाहिए था ये चीज़, इसने पहले बोल दिया ये। तो हमारा क्या है सेकंड आंसर इसका हो जाएगा 6 का बी, ठीक है। 6 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में पेशी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है शरीर के उन भागों में गैर धारीदार अरेखित पेशियां पाई जाती हैं जो स्वैच्छिक गति करते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है हृदय का संकुचन एवं विस्तार हृदय की पेशी के कारण होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आहार नाल और रक्त वाहिकाएं रेखीय पेशी के उदाहरण होते हैं। तो हमारा देखो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें बोल रहा है कि शरीर के उन भागों में धारीदार अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, स्वैच्छिक गति करती हैं जो, ठीक है। ये गलत, जो आप ये पहला स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा क्योंकि गैर धारीदार अरेखित पेशियां जिसे चिकनी पेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। ये पेशियां अनैच्छिक गतिविधियों जैसे पाचन, ठीक है, अनैच्छिक गतिविधि जैसे कि पाचन, राइट, एवं संकुचन के लिए जिम्मेदार होती हैं, स्वैच्छिक नियंत्रण में नहीं होती हैं। तो स्वैच्छिक हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है हृदय के संकुचन विस्तार हेतु हृदय की पेशी के कारण होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा क्योंकि इस रक्त संचार को बनाए रखने के लिए हृदय पेशियां अनैच्छिक रूप से संकुचित करती हैं, ठीक है, ये करेक्ट है। थर्ड आहार नाले एवं रक्त वाहिकाएं रेखित पेशी के यहाँ पर उदाहरण है।
तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जो रेखित पेशियां हैं जिन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है, ये हड्डी जो अस्थियां हैं उससे जुड़े होती हैं अथवा जो चलने और वस्तुओं को उठाने के लिए होती हैं, राइट। समानता क्या, इन पेशियों में एक या दो सिरे होते हैं, अस्थि से जुड़े होते हैं, तथा रक्त वाहिका में चिकनी पेशियां होती हैं, ना कि रेखित पेशियां। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली सेकंड करेक्ट है, ओनली दो, सॉरी इसमें आंसर आपका आएगा सातवें का ए आंसर आएगा। ओनली दो नहीं बोल रहे हैं, केवल एक आंसर आएगा। केवल एक मतलब हमारा केवल एक सही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है किस टाइप से स्टेटमेंट पूछ रहा है, केवल एक सही है यहाँ पर। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जो समान वृत्तीय गति होती है एक समान, उसमें में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये होगा, वस्तु की चाल स्थिर रहती है। क्या होता है, वस्तु की चाल स्थिर रहती है, जबकि दिशा क्या है, निरंतर परिवर्तित। जो वस्तु की चाल है स्थिर बनी रहती है और दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो वृत्ताकार पथ पर चलते हुए किसी पिंड की गति को वृत्ताकार गति कहता है। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से घूमने वाले पिंड की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गति स्थिर रहती है किंतु क्या वेग बदल जाता है, इस वजह से हमारा ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया है और विचार करना है। छाया इसलिए निर्मित होती है क्योंकि किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के अवरुद्ध अथवा बाधित कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वह कुछ क्षेत्रों, ठीक है, जिससे वह कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है, कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोला है 9वें नंबर में। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, दूसरा है वस्तु से गुजरने समय जो प्रकाश है उसके बंकन से छाया उत्पन्न होती है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट। जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बात सही बोल रहा है। जो दूसरा स्टेटमेंट में जो बात बोल रहा है वो इसकी बात गलत बोल रहा है, ठीक है। ये बोला, देखो इसका आंसर होगा प्रकाश का जो बंकन है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, ठीक है, किसकी, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, राइट। और साथ ही छाया के निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। ये बोल रहा है कि छाया उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं है, छाया निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो सीधा सा स्टेटमेंट गलत है, ये पहला सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, चुंबकत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या है, संरेखित होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोला है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, दो चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बोला है। तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये भी एकदम करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम, जो इसकी चुंबक की बात होती है वो यहाँ पर बता रहा है। इसमें कुछ आपको भटकाया नहीं है, इधर से उधर कुछ आपका नहीं चेंज किया है। तो दोनों बातें आपकी एकदम सही बोल रहे हैं। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा एक चुंबक के बारे में, राइट। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प वायु में मिल जाती है। जो वाष्पीकरण और वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन है उसके द्वारा जलवाष्प क्या है, वायु में मिल जाती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, देखो पहला स्टेटमेंट जो आपका है ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि जल वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाओं के माध्यम से वायु में मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, जलीय जंतु श्वसन के लिए जल में विलित वायु है उसका उपयोग करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि क्या है, ये पत्तियों जल के जो अणु होते हैं उसे पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से वायु में वाष्पित होते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो हमारे दोनों सही हैं। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जो सही नहीं, तो हमारे दोनों, ना तो एक ना ही दो, ठीक है, ये इसका आंसर होगा क्योंकि हमारे दोनों करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपकरण उपयोग, यहाँ पर क्या है, इसमें देखो आपको मैच करना है। वोल्ट मीटर क्या मापते हैं, ठीक है, उपयोग किसका करते हैं उपकरण से। तो वोल्ट मीटर विद्युत मापने वाला एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं को जो मध्य है उसका विभवांतर जैसे वोल्टेज कहा जाता है मापने के लिए करते हैं। तो पहला हमारा सही है। दूसरा क्या है, एमीटर। एमीटर धारा की जो मापन है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। एमीटर आपका उपकरण जिसे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए मापने के लिए किया जाता है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए करते हैं। ये विद्युत धारा के जो दिशा मापन के लिए नहीं करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, गैल्वेनोमीटर।
जो आपका गैल्वेनोमीटर आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर तार का जो एक कुंडल होता है जो वर्तमान में प्रवाह के उत्तर एवं सूचक जो विक्षेपित करता है इसको, ठीक है। तो ये जो उपकरण है विद्युत परिपथ पर विद्युत धारा तीव्रता और दिशा को जानने के लिए किया जाता है। तो हमारा सेकंड जो थर्ड स्टेप में ये भी गलत है, तो ओनली पहला यहाँ पर करेक्ट है, एक, ठीक है। 12 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीवाणु अपने पोषण की विधि में स्वपोषी या परपोषी हो सकते हैं। जीवाणु जो है अपने पोषण की विधि में स्वपोषी या परपोषी हो सकते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवन, जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवन, एकदम करेक्ट है। तो आपके जीवाणु एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं। तीसरा है विषाणु के विपरीत ये विषम एवं प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में असमर्थ हैं, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका है 13 का, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये बोल रहा है जीवाणु, ये बोल रहा है कि प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में असमर्थ है, ये गलत है, ठीक है। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो विषम एवं प्रतिकूल स्थितियों में पनपते हैं, ना कि क्या है उसमें जीवित रहने में असमर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है, तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 2 स्टेटमेंट, ठीक है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत मानव शरीर में सर्वाधिक है? किसका प्रतिशत जो मानव शरीर में सर्वाधिक है? तो सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक है। कितना ऑक्सीजन? आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये शरीर के 99% से जो अधिक द्रव्यमान है उसका निर्माण करते हैं यहाँ पर, राइट। तो हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। प्रद्रव्य, ठीक है। प्रद्रव्य प्लाज्मा रक्त का प्रमुख घटक है। पहला स्टेटमेंट आपका 15 का ये है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि प्रद्रव्य प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है और यहाँ जो मात्रा के हिसाब से रक्त का प्रमुख भाग बनता है इसमें, राइट। रक्त आयतन का लगभग 55% ये होता है, तो एक पहला करेक्ट है। दूसरा, रक्त समूह का निर्धारण प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति से होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, वो भी सही बता रहा है। तीसरा क्या है? रक्त स्कंदन में पट्टीकणों जो प्लेटलेट्स हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो। तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो सभी 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। मधुमेह के बारे में देखना है। टाइप 1 मधुमेह मुख्य रूप से जीवन शैली कारकों जैसे कि अनुचित आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है 16 का, जो पहला स्टेटमेंट एक गलत है, क्योंकि टाइप 1 मधुमेह का एक स्वप्रेरित रोग है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय और इंसुलिन में उत्पादक जो बीटा कोशिकाएं उसमें हमला कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला गलत हो जाएगा टाइप 1 का। टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 बोल रहा है मधुमेह एक स्वप्रतिरक्षित प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। टाइप 2 क्या है? मधुमेह मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध जो है यहाँ पर शरीर की कोशिकाएं के इंसुलिन को प्रभावी ढंग से जो है प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, यह स्वप्रतिरक्षित प्रक्रिया से जुड़ा होता है, ठीक है। जो प्रतिक्रिया है उससे जुड़ा होता है जो इंसुलिन उत्पादन की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, राइट। यह वृद्ध लोगों में सर्वाधिक होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा ये भी। तीसरा क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तीसरा स्टेटमेंट एकदम आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को क्या नियंत्रित करता है, और इंसुलिन अग्नाशय द्वारा पर निर्मित एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ओनली 3 यहाँ पर करेक्ट है, बाकी यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ओनली 3 है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कागज कारखानों में विरंजक कारक के रूप में, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए जो विरंजक कारक के रूप में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचारक के रूप में, पीने के जल के रोगाणुओं को मुक्त करवाने के रूप में, इसमें बोला विरंजक चूर्ण का उपयोग किस किस में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण हम सभी के में कर सकते हैं। जो 4 बात बोल रहा है इन चारों बातों में हम विरंजक जो चूर्ण है उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, उपयोग उसका कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कुछ कथन दिए उस पर विचार करना है। पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहती हैं, ठीक है। पारा को छोड़कर बोले, राइट, करेक्ट बात बोला है, क्योंकि जो पारा है उसको छोड़कर सभी धातु तापमान अवस्था में विद्यमान रहती हैं। धातुओं में का गलनांक उच्च होता है,
है ना, किंतु गैलियम और जो सीजियम इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, हथेली पर रखने में ये धातुएं पिघल जाएंगी, राइट। अगला है कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूप से विद्यमान रहती है। कार्बन क्या है? एक अधातु जो विभिन्न रूप से विद्यमान रहती है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि प्रत्येक रूप को अपरूप कहा जाता है इसमें, राइट। तो सेकंड करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, क्षारीय धातुएं इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये बोल रहा है तीसरा स्टेटमेंट। तो तीसरा स्टेटमेंट है क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इनका घनत्व कम और गलनांक भी कम होता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो सभी तीन इसके आंसर हो जाएंगे सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम और तांबा प्रकृति में कभी भी मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। और आपका ये पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम, तांबा मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा यहाँ से। मैग्नीशियम, पोटेशियम और एल्युमिनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, राइट। तो क्या है, जो सेकंड स्टेटमेंट आपका है ये गलत है। उच्च अभिक्रियाशील जो धातु हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, तो ये सब क्या है, इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, डी। 20 नंबर, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जो लघु पथन है उसमें परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा अत्यधिक बढ़ जाता है, मैक्सिमम जो होता है तो बढ़ जाता है। जब किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन या शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये विद्युत के लिए एक बिना अवरोध का पथ बन जाता है, जहां विद्युत लगभग बिना किसी प्रतिरोध के लघु पथ से गुजरती रहती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मृग तृष्णा, प्रकाश की तंतु संचार, प्रकाश जल का कांच की ओर संचरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें बोला है इन घटनाओं में कितने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सम्मिलित हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में से कितनी घटनाओं में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का? 21 का यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो जो आपका देखो जब जो आपका प्रकाशी तंतु संचार है, ठीक है, जो प्रकाशी तंतु संचार है ये क्या है? इसमें तंतु के भीतर प्रकाशी संकेत और आंतरिक परिवर्तन के कारण आंतरिक सतह से बार बार परिवर्तित होता है, जिससे लंबी दूरी पर डेटा कुशल संचालन की यहाँ पर क्या अनुमति मिलती रहती है, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया। उसके बाद मृग तृष्णा, ठीक है, जो मृग तृष्णा ये क्या है? इसमें दूर की वस्तु को प्रकाश अलग अलग घनत्व वाली परतों में गुजरते समय परिवर्तित हो जाता है, जिससे एक स्पष्ट किंतु अव्यक्त छवि बनती है। एक तो आपका ये हो गया मृग तृष्णा, ठीक है। और क्या होगा? प्रकाशी तंतु संचार, इसमें तंतु के भीतर प्रकाशित संकेत हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसमें आंतरिक सतह से क्या है परिवर्तन के कारण इसमें लंबी दूरी डेटा की कुछ कुशल अनुमति यहाँ पर मिलती है, तो यह दिखाई देती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ओनली दो, ठीक है। बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। प्रकाश का जल वो कांच की ओर संचरण, ये गलत है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होगा ये भी नहीं है। देखो इसके अलावा जो प्रकाश का प्रकीर्णन ये अपने आप में एक परिघटना है। जब ऐसा होता है जब सफेद प्रकाश के कांच के प्रिज्म में गुजारा जाता है तो ये अपने रंगों में स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखना है। एक दो हमारा आंसर हो जाएगा, केवल दो, ठीक है। केवल दो का मतलब होता है एक दो। 22 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होता है? एक केंद्रक होता है। 22 में पहला आपका स्टेटमेंट ये बोल रहा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? ये भी बात सही है। दूसरा क्या है? किंतु जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकांग पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो कोशिकीय स्वतंत्र हैं उनके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, अथवा पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों में पाए जाते हैं। चौथा है जंतु कोशिकाओं में रसधारी आमतौर पर पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी और अधिक प्रमुख होती है। तो चौथा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि समान तौर पर पादप कोशिकाओं में अक्सर एक बड़ी जो केंद्रीय राजधानी यहाँ पर होती है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 आपके सिर्फ 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन से करेक्ट हैं? ओनली 3, तो केवल 3। तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 22वें का, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है
मानव नेत्र के बारे में, ठीक है, मानव नेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। मानव नेत्र स्वच्छ मंडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्निया, नेत्र का वह भाग है जो रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्या है, रंग दृष्टि के लिए है, पर ये जिम्मेदार होता है। पहला स्टेटमेंट आपका ये, और ये गलत है क्योंकि मानव नेत्र में कार्निया रंगों की पहचान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। राइट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पुतली का आकार स्थिर रहता है और अलग अलग प्रकाश स्थिति में प्रक्रिया में नहीं बदलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये समायोजन और विभिन्न प्रकाश की स्थितियों में ये दृष्टि सुनिश्चित करने के लिए रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश को मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव की ओर क्या है, एकत्रित होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला क्या बोला, एकत्रित होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं हमेशा बंद पथ बनाती हैं जिनका कोई आरंभ या अंत नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा है, देखो जैसे दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बोलता है, इसका मतलब है कि उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर निरंतर प्रवाहित होकर बंद पथ बनाती हैं। ठीक है, तीसरा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से इसकी अंतः को जो क्रोड है उसमें विलगित लोह की जो गति है उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। यहाँ पर जो इसका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से इसके अंतःकोण, जो क्रोड है उसमें विलगित लौ की गति से उत्पन्न होता है, और विलगित लौ की गति जियोडायनमो सिद्धांत नामक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, सभी तीन, डी सी इसका आंसर हो जाएगा। 24-25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाश्च दृश्य दर्पण, अववर्धक लेंस, ठीक है, अववर्धक लेंस, प्रिज्म, मायोपिक लेंस, इनमें से बोला है कितने प्रकाशीय उपकरण उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये पूछा 25 में, देख लेते हैं इसको। देखो उत्तल दर्पण, यहाँ पर देखो जो अववर्धक जो बोल रहा है ये क्या है, अववर्धक आमतौर पर क्या है, एक अववर्धक लेंस या एक असाधारण अववर्धक आमतौर पर वस्तुओं को बड़ा करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा ये। उसके बाद प्रिज्म जो है, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म में पारदर्शी सामग्री जैसे कांच का, प्लास्टिक से निर्मित ठोस ऑप्टिकल इसमें होते हैं। जब प्रकाश उसमें गुजरता है तो अपवर्तित मोड कर सकता है जिससे वह अपनी अवयवी जो वर्ण है उसमें विक्षेपित हो जाता है या दिशा बदल जाता है। प्रिज्म में उत्तल लेंस का उपयोग यहाँ पर शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तल लेंस यहाँ पर शामिल नहीं होता है। उसके बाद आपका जो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होता है आपका जो लेंस मायोपिक जिसको लेंस बोलते हैं, मायोपिक जो आपका करेक्टिव लेंस है इसमें निकट दृष्टि दोष हेतु संशोधक लेंस होता है। राइट, तो आपका इसमें आमतौर पर क्या आमतौर पर अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस नहीं होता है मायोपिक लेंस में भी। ठीक है, तो आपका पाश्च दृश्य होगा इसमें आपका उत्तल लेंस होता है। तो आपका अवर्धक लेंस और आपका पाश्च दृश्य दर्पण ये दोनों में क्या है, उत्तल लेंस होता है। तो 25 का आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर। 2 यहाँ पे आ रहे हैं, 2, ठीक है, तो 2 होंगे इसमें बी नंबर में। ठीक है, 25 का बी। 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप भोजन निर्माण के लिए सूर्य प्रकाश की लगभग 30% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, कितनी, 30% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप अपनी पत्तियों पर प्रकाश जो ऊर्जा उसका लगभग 1% ग्रहण करते हैं। ठीक है, ना कि 30% ऊर्जा। दूसरा, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। क्या होता है, ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अगले स्तर तक उपभोक्ताओं के लिए बहुत कम ऊर्जा उपलब्ध है। ठीक है, इसमें प्रत्येक चरण पर ऊर्जा की हानि इतनी अधिक होती है कि 4 पोषी स्तर के बाद बहुत कम उपयोगी ऊर्जा यहाँ पर बचती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 26 डी। ठीक है, 27, निम्नलिखित में से कौन सा बल एक अणु में सभी परमाणुओं के साथ बांधने रखने के जिम्मेदार होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका प्रबल परमाणु बल। ठीक है, प्रबल परमाणु बल क्या होता है, प्रकृति के 4 मूलभूत बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल बल, परमाणु बल और विद्युत चुम्बकीय बल। ठीक है, प्रबल परमाणु बल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 28, ई नाम,
ठीक है, ENAM। ई नाम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये 2 साल से न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में अभी तक आया नहीं है, आ सकता है पेपर में क्वेश्चन ये। देखते हैं क्या है। ई नाम पहला है, ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा कृषि उपज बाजार की समिति मंडियों को एकीकृत करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ दिया हो जाएगा और आपका पहला स्टेटमेंट सही भी है। ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 2016 में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, ये पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये क्या है? पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो यहाँ से जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका 28 का, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। थर्ड है, इससे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा कार्यान्वयन यहाँ पर किया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा, ये संपर्क रहित दूरस्थ नीलामी प्रक्रिया एवं किसी भी जो मोबाइल आधारित भुगतान है उसको सुनिश्चित सुविधा यहाँ पर प्रदान करता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का? 28 का हमारा सभी करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी, ठीक है। 29 नंबर देखते हैं। 29 है, PM किसान मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसे कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और द्वारा चेहरा प्रमाणीकरण विशेषता के साथ विमोचित यहाँ पर किया गया है, मतलब इसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया या दिखाया गया, ठीक है। तो 29 का पहला यहाँ पर अभी करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये किसानों को OTP अथवा अंगुली छाप का उपयोग करने के बजाय मोबाइल फ़ोन पर अपना चेहरा स्कैन करके अपनी EKYC प्रक्रिया को पूरी करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही बोल रहा है। तो हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन परीक्षण, कक्षाओं में दरवाजों और वाईफाई सेंसर। तो इसमें से पूछ रहा है कितने हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सक्षम स्मार्ट स्कूल में उपलब्ध हो सकता है। जो स्मार्ट स्कूल है इसमें क्या क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इसको देखते हैं। देखो, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षण ये भी सही है, जो चल ही रहा है। स्मार्ट बोर्ड ऑनलाइन परीक्षण तो चल ही रहा है। कक्षाओं पे दरवाजों वाईफाई सेंसर, अभी कुछ कुछ जगह ऐसा है, ठीक है। अवस्थिति निगरानी के लिए बसों में सेंसर, ये अभी यहाँ पर कुछ चल रहा है, ये भी अभी चालू है कर। उपस्थिति की निगरानी हेतु यहाँ पर पहनने योग्य उपकरण, घड़ियाँ, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर अभी कुछ कुछ जगह स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ जगह हो भी गए। तो पांचों जगह यहाँ पर करेक्ट हैं, पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा डी यहाँ से आंसर हो जाएगा 31। ध्रुवी ज्योति, ठीक है। ध्रुवी ज्योति जिसको बोलते हैं अरोरा, ये संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर क्या विचार करना है 31, ठीक है। पहला है, ये भूचुंबकीय तूफान है जो सूर्य की प्लाज्मा तरंगों तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र अंतःक्रिया के कारण देखे जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र 2 ध्रुवीय अंडाकारों के रूप में ले लेता है इसका। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, वे पृथ्वी के ध्रुवों के निकट उच्च अक्षांशों से अधिक पर पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर ये भी करेक्ट है। ये क्या है, उच्च अक्षांशों में पृथ्वी के ध्रुव के निकट अलास्का, कनाडा, अंटार्कटिका ये सब जैसे स्थान पर पाए जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सी यहाँ से इसका 31 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है केल्प 1, ठीक है। केल्प 1 वायकोम सत्याग्रह आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे, केलप्पम, ठीक है, केलप्पम। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने पहली बार त्रावणकोर में विरोध कर गांधीवादी तरीकों का यहाँ पर क्या है प्रयोग किया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पर करेक्ट होगा। तीसरा है, ये अधिक करों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह, ये अधिक करों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था, ये गलत है। ये 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ऐतिहासिक मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। जिस मंदिरों में प्रवेश या सदियों पुराने प्रतिबंध है उसको हटा दिया था, ठीक है, ना कि इन्होंने कर के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 ओनली करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 32 का ए। 33, भारत के धरोहर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है, भारत में केवल 2 मिश्रित प्रकार के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने? 2 प्रकार के, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में वर्तमान में 40 स्थलों के साथ विश्व राष्ट्रीय स्थल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के छूटे में 6वां स्थान रखता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या पहला गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा का यहाँ पर प्रावधान करता है। ये स्टेटमेंट जो है आपका एकदम करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका अनुच्छेद 49 यहाँ पर ये बताता है। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 34 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के बजट वित्त पोषित है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। तो इनमें से पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो 34 के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है 1, 3, 4 तो सही है, जो सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है। ये संयुक्त राष्ट्र के बजट को वित्त पोषित है, ये सेकंड बात में यहाँ पर गलत बता रहा है। दूसरी बात है ये गलत है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र बजट है UNFPA द्वारा वित्त पोषित नहीं होता। इसके स्थान पर वह पूरी तरह से दानकर्ता सरकार है, ठीक है। उसके अंतर जो सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी निकाय होते हैं या निजी जो फाउंडेशन होते हैं, उनके व्यक्तियों के द्वारा स्वैच्छिक योगदान से समर्पित होता है, ना कि उनके संयुक्त राष्ट्र के बजट से, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 1, 3, 4 आपका डी में है। 35 नंबर देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थ आवर जो आपका है विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। दूसरा यहाँ पर अर्थ ओवरशूट डे अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? UNEP द्वारा विकसित की गई, ये गलत है। ये जो अर्थ ओवरशूट डे है ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा यहाँ पर विकसित की गई, तो यहाँ पर सेकंड गलत हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ द्वीप दिए हैं, कुछ महासागर दिए हैं, आपको यहाँ पर सही सुमेलित करना है कौन कौन से यहाँ पर सही सुमेलित हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी कोको द्वीप जो है आपका, ठीक है, कोको द्वीप है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व में अवस्थित है, अतः मैं पहला सही है, ठीक है। यह म्यांमार के यागुन क्षेत्र का भाग भी है। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत समीप स्थित है, ये भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अगला क्या है? सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू द्वीप होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सेनकाकू द्वीप होगा आपका, ये उत्तर पूर्वी, ठीक है, ये चीन सागर, ये चीन सागर जो है वहाँ पर अटलांटिक सागर, तो सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है? रियूनियन द्वीप, जो रियूनियन द्वीप है ये आपका ये पश्चिमी हिंद महासागर का फ्रांसीसी आधिपत्य का क्षेत्र में है, ठीक है, तो ये हमारा प्रशांत नहीं होगा, तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ओनली 1 ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकरा और कुछ स्रोत दिए, यहाँ पर सरकरा दिए हैं और यहाँ पर स्रोत दिए हैं, क्या क्या किसमें होते हैं, तो इसमें कौन से कितने युग करेक्ट है आपको ये बताना है। 37 में लैक्टोस दुग्ध और डेयरी उत्पाद में सही है। सुक्रोस फल और चुकंदर सब्जियों में, ठीक है। माल्टोस रोटी और अनाज, तो तीनों बातें क्या है एकदम सही बोला है, तो 37 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी 3 करेक्ट हैं, ठीक है। विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। विटामिन B12 जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण यह हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है ये बोला हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है, तो देखो इस जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है आपका B12 जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल होता है, ठीक है, इसमें 5 जो आपका डाई ऑक्सी एडिनो सिल्कोबाइलामिन के रूप में मुख्य रूप से ये यकृत में 2 से 5 मिलीग्राम, लेकिन मांसपेशियों में भी लगभग 1 से 3 जो है संग्रहित किया जाता है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है? ये बोला संग्रहित नहीं होता है, होता है। पराबैंगनी UVB विकिरण के संपर्क में आने पर विटामिन D3 धीरे धीरे त्वचा में संश्लेषित हो जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही बोल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट सभी विटामिन अमीनो समूह के कार्बनिक यौगिक, गलत है, सभी नहीं होते हैं, कुछ कुछ हैं, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट होगा, तो ओनली सेकंड, तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, 38 का ए। अगला देखते हैं 39 नंबर। DNA अंगुली छाप, DNA फिंगरप्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला है प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियों में छाप अलग अलग होते हैं, 39 का पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है। दूसरा स्टेटमेंट इन्हें सर्जरी द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है, इन्हें सर्जरी द्वारा बदला जा सकता है, अतः सेकंड जो क्वेश्चन सेकंड है वो भी हमारा करेक्ट है। 2 व्यक्तियों में का DNA का अनुक्रम समान हो सकता है, जो व्यक्ति हैं उनका DNA क्या है समान हो सकता है, तो हमारा जो तीसरा है इनके आधार पर देखो किसी व्यक्ति के DNA के आधार का क्रम भी विशेष होता है, इससे संबंधित जानकारी DNA के अंगुली छाप प्रिंट भी कहते हैं, तो इस हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ये समान अनुक्रम नहीं हो सकता है, गलत है। ये हर कोशिका के लिए अलग अलग और इसे बदला जा सकता है, चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है। ये क्या? ये प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, ठीक है, ना कि अलग अलग, तो दोनों स्टेटमेंट लास्ट के गलत हैं, तीसरा चौथा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे। 39 2। 40 नंबर देखते हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया हुआ है
डीएनए कोशिकीय जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है। जो डीएनए है कोशिकीय जानकारी भंडार के रूप में क्या कार्य करता है। तो क्या पहला स्टेटमेंट आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है 40 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कोशिकाओं में दीर्घकालिक अनुवांशिक जानकारी के लिए आरएनए का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी बात सही बोला है। तो दोनों बातें क्या है, सही बता रहे हैं। यहाँ पे बोला है डीएनए कोशिकीय जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर डीएनए की बात करा तो डीएनए की ही आगे बात करनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या करता, बात तो दोनों, इसकी भी बात सही है, इसकी बात सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। क्यों नहीं व्याख्या कर रहा है? क्योंकि डीएनए की बात, जानकारी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसको डीएनए के बारे में आगे प्रोसेस करना चाहिए था, बताना चाहिए था। इसने आरएनए के बारे में बताया, तो यहाँ पर ए सही है, मतलब एक जो है सही है और आर भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या आर नहीं करता है। तो हमारा यहाँ पे किस में आएगा, हमारा यहाँ पर आएगा बी में आएगा इसका आंसर। ठीक है, 40 बी। ठीक है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 41 बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी बहुलक अजैव निम्नीकरण होते हैं। दूसरा क्या है, आइसोप्रीन एक संश्लेषित बहुलक है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो कितने सही आपको ये बताना है। ठीक है, देखो सभी बहुलक अजैविक निम्नीकरण होते हैं, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, इसमें जो प्रत्यास्थ गुण होते हैं वो पाए जाते हैं, इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। प्रत्यास्थ बहुलक की श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल या अंतराणुविक बलों में से जुड़ी होती हैं। ठीक है, संश्लेषित बहुलक अपशिष्टों के जो संभावित पर्यावरणीय खतरे हैं उसको देखते हुए जैविक निम्नीकरण बहुलक जैसे कि पॉली, जो आपका हाइड्रोक्सी ब्यूटाइन है वो, ठीक है, हाइड्रोक्सी वेलरेट है, राइट, और नायलॉन है, नायलॉन 6 है, तो ये सब क्या इसके रूप में से विकसित किया गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, निम्नीकरण नहीं है। आइसोप्रीन एक संश्लेषित बहुलक है, जो आइसोप्रीन है एक क्या संश्लेषित बहुलक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रबर जो प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन जिसको बोलते हैं 2-मेथिल-1, ठीक है, या 3-ब्यूटाडाइन, राइट, ये एक रैखिक बहुलक है और इसे जो समवच पॉलीआइसोप्रीन भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा क्या रैखिक बहुलक है, तो हमारा ये भी इसका गलत संश्लेषित बहुलक नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो टी हमारा आंसर हो जाएगा। 42 ये क्वेश्चन बहुलक वाला पूछता है पेपर में, यूपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है बहुलक का। 42 औषधि दिए और अनुप्रयोग दिए हैं। हिस्टैमिन, ठीक है, हिस्टैमिन बोला है। हिस्टैमिन जो होता है अमाशय में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव से उत्तेजित करता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है यहाँ पे बोला है प्रति अम्ल, ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, इप्रोनियाजिड, ठीक है, जो इप्रोनियाजिड है ये क्या होता है, इप्रोनियाजिड एंटीब्रिडसिटेंस अति, ये होता है आपका, इसमें देख लेता हूँ थोड़ा समय, ये देखो इसमें बोला है ये प्रतिजैविक है, ये प्रतिजैविक नहीं होता है, ये होता है इक्वेलिन का उपयोग इसमें अवसाद की उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में करता है ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिजैविक के लिए नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, एस्पेरिन, ठीक है, जो एस्पेरिन है या पैरासीटामोल है, ये क्या करता है, ये पीड़ाहारी है, राइट, ये क्या है, पीड़ाहारी है, इसको जो दर्द है उसको ख़त्म करता है, तो हमारा ये तीसरा सही हो जाएगा। चौथा क्या है, पेनिसिलिन प्रति अवसादक, जो पेनिसिलिन है हमारा ये बोला है प्रति अवसादक, ये चौथा हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 3, पहला और तीसरा सिर्फ आपका यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम मधुरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है सैकरिन गन्ने के शर्करा और लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है ये गन्ने से। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका 43 का बी यहाँ से आंसर होगा इसका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि शर्करे जो हैं ये जो गन्ना से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है, राइट, पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है। दूसरा एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों में, शीतल पेय पदार्थों में यहाँ पर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा कृत्रिम शर्करा उच्च कैलोरी सेवन को बढ़ाती है, ठीक है, जो उच्च कैलोरी उसको बढ़ाती है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे सुक्रोज कैलोरी की मात्रा के बढ़ाने से हमारे जो बहुत से लोग हैं इसमें कृत्रिम मधुरक
का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1-2 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संश्लेषित अपमार्जक दीर्घ श्रृंखला वाले जो वसा अम्ल हैं उसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है 44 में। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत भी है क्योंकि जो अपमार्जक हैं ऋणायनी या अपमार्जक जो दीर्घ श्रृंखला है वो एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन के सोडियम अमोनियम के लवण होते हैं, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, साबुन सल्फोनेटेड दीर्घ श्रृंखला वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन सोडियम के अमोनियम से लवण होते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। जो साबुनीकरण है उसको साबुनीकरण के रूप में जो साबुनीकरण है, ठीक है, या ग्लिसरॉल एस्टर को गर्म करते हैं तो साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इसे साबुन कठोर जल में कार्य यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ बोला कठोर जल में देश संलग्न में ये इसका अमोनियम लवण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी यहाँ से 44 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। 45 यातायात और भीड़ भाड़ वाले स्थान में परेशान करने वाली जो लाल धुंध है, इसके कारण गैस में जो उच्च सांद्रता है पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को धीमा करता है। तो जो ये सब जो बात बोल रहा है ये किस प्रदूषक गैस के प्रभाव को उत्सर्जन को ऊपर किया गया है, किसकी बात की गई है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धान के खेत, पराली दहन, कोयले के खान, जीवाश्म ईंधन, दीमक, इनमें से कितने मीथेन उत्सर्जन के योगदान करते हैं। मीथेन उत्सर्जन का योगदान कौन कौन इनमें से करता है आपको ये बताना है 46 में, ठीक है। धान के खेत, ठीक है, ये करते हैं, मीथेन ये भी करता है, और दीमक है, दीमक ये भी है क्योंकि दीमक क्या है, प्रतिदिन औसत लगभग आधा माइक्रोग्राम मीथेन उत्पन्न कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या सभी यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर होगा 46 का। तो जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। पहला है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शीत नम जलवायु को उत्पन्न करता है। क्या करता है, शीत नम जलवायु को उत्पन्न करता है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो उष्ण, शुष्क एवं साफ धूपमय जलवायु में होता है, ठीक है, ना कि धूम कोहरा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन होते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही बोल रहे हैं, पहला गलत है। तीसरा क्या है, पाइनस जूनिपेरस क्वेरकस पायरस तथा ब्रिटिश नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपचय कर सकते हैं, इसलिए इनका रोपण प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के मुद्दे को संबोधित करने में मदद कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, तो 2-3 आपके यहाँ से करेक्ट है, पहला गलत है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ आपके सही हो जाएंगे। 48 मानहानि प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 इस संदर्भ की व्याख्या करती है कि कैसे मानहानि बोले गए पढ़े जाने वाले जो शब्द हैं उसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो सकती है। तो क्या है 48 का जो ए नंबर है, 48 का जो पहला है वो करेक्ट है। दूसरा, मानहानि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंध लगाने का आधार है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अनुच्छेद 2, ठीक है, कुछ सीमाएं भी बताता है इसकी, अनुच्छेद ये 1-2 करेक्ट हो गए। दूसरा, तीसरा, मानहानि नागरिक अपकृत है, ना कि कोई दंडनीय अपराध है, ठीक है, ये गलत है। मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है, ठीक है, ये आप बोला अपराध नहीं है, तो हमारा 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 49 क्वेश्चन देख रहे हैं, 49 और लास्ट, बाकी सेकंड पार्ट में देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय में शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए नामांकित सदस्य हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके अधिसूचित क्षेत्र की समिति, छावनी बोर्ड, पत्तन्यास, टाउनशिप, तो ये सभी हो सकते हैं, ठीक है, तो हमारा डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 49 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, ठीक है, 49 नंबर तक क्वेश्चन जिसका 50 क्वेश्चन होगा, 50 से लेके और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 100 तक, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 7 है, तो यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं जो टेलीग्राम रहेगा उसमें कुछ क्वेश्चन में अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।